नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम इकोनॉमी का सेट 14 कवर करने वाले हैं, राइट। और ये यूपीएससी क्रैश कोर्स का एक पार्ट है जिसमें कि हम इकोनॉमी के ऑलरेडी कई सारे सेट्स आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि ये जो टाइम पीरियड हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जून, जुलाई और अगस्त का टाइम पीरियड यहाँ पे कवर किया जा रहा है। और यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी 2 से 3 सेट्स कवर कर चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आने वाले प्रीलिम्स के लिए हम अगस्त तक के करंट अफेयर्स को आपके साथ कवर कर रहे हैं। सो डोंट टेक एनी चांसेस। यहाँ पर सभी करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ही केयरफुली प्लान्ड सीरीज़ यहाँ पर चल रही है। यदि आप पुरानी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं सो नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल सकता है। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट स्टडी आईक्यू के द्वारा रहता है, जिसमें आपको प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पुरानी वीडियोस को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप के ऊपर हमने एक खास कोर्स लॉन्च किया है जो कि पर्टिकुलरली लॉन्च किया गया है कीपिंग इन माइंड दी प्रीलिम्स, जो कि 4 अक्टूबर को होने वाला है। आप जल्दी से ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को देखिए। वहाँ पे जाके आप इस कोर्स की डेमो वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपना फैसला ले सकते हैं। मात्र 12 से 13 दिन में आप इस कंप्लीट कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है कि आप प्रीलिम्स के लिए अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे कौन से विषय हम कवर करने वाले हैं, ये 4 विषय हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट। आपने सुना होगा, एक नया सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट भारत ने हाल ही में लॉन्च किया था। इसके बारे में हम बात करेंगे और इसकी इनॉग्रेशन भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा की गई थी। इसके बाद टैक्सेशन में माना जा रहा है कि पिछली एक सदी का सबसे बड़ा सुधार, सबसे बड़ा रिफॉर्म जो कि किया गया है, दैट इज़ अंडर द गार्ब ऑफ ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सुधार किया गया है जिसका नाम है ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ठीक है। इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तीसरे नंबर पर आता है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पर बेसिकली ये शुरू किया है NPPA के द्वारा, नेशनल प्राइसिंग फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी, राइट। इसके बारे में बात करेंगे। PMRU क्या है, क्यों शुरू किया गया है, क्या इसकी अहमियत है। एंड फाइनली ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के ऊपर। इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी रैंकिंग तक भी आपको मालूम होनी चाहिए, बिकॉज ये पहली बार नीति आयोग ने लॉन्च किया है और रैंकिंग्स दी हैं मल्टीपल स्टेट्स की इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले विषय को स्टार्ट करेंगे एक सिंपल से सवाल के साथ। Which among the following is correct regarding the submarine optical fiber cable project? PM has launched the submarine optical fiber project in Lakshadweep Island. It was executed by Reliance Jio and Telecommunications Consultants India Limited as the technical consultant. दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल गलत हैं। सबसे पहले तो ये लक्षद्वीप आइलैंड में नहीं बल्कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में शुरू किया गया है, ठीक है। कनेक्ट करता है ये चेन्नई से लेके पोर्ट ब्लेयर तक, और उसके बाद ये पोर्ट ब्लेयर से कई सारे और द्वीपों को भी कनेक्ट करता है, जिसके चलते कम से कम 7 आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार के, जिसको कि यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। सेकेंडली, इट वॉज एग्जीक्यूटेड बाय रिलायंस जियो, जी नहीं, इट वॉज एग्जीक्यूटेड बाय BSNL, और साथ में टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पर यहाँ पर TCIL का यहाँ पर योगदान रहा है। So basically option 1 and 2 both are wrong over here. Option number D आपका सही जवाब हो जाएगा, neither 1 nor 2, right? So as you can see, अगस्त 10 की ये न्यूज़ है। PM मोदी इनॉग्रेट्स चेन्नई अंडमान निकोबार सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक। देखते हैं इसके बारे में और जानकारी देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केवल चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को लिंक नहीं करता है, उसको तो करता ही करता है, चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर तो है ही, लेकिन उसके आगे जाकर ये 7 और आइलैंड्स को भी यहाँ पे कनेक्ट करता है। हैवलॉक आइलैंड जो कि टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस है, उसको भी कनेक्ट करता है, जिसका नया नाम है स्वराज द्वीप। उसके बाद लॉन्ग आइलैंड, रंगत, हट बे जो कि लिटिल अंडमान के आइलैंड के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद ग्रेट निकोबार के आइलैंड के अंदर कमोरता, कार निकोबार एंड कैम्बल यहाँ पर पाए जाते हैं, राइट। बेसिकली ये सभी आइलैंड्स को कनेक्ट किया जा रहा है। इस पूरे सबमरीन ऑप्टिकल केबल की जो लिंक की लेंथ है ये 2300 किलोमीटर के आसपास है, राइट। काफ़ी अहम प्रोजेक्ट है। इसका फ़ायदा क्या होगा?
इसका फ़ायदा काफ़ी सिंपल है, बेसिकली इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो जो भी वहाँ के नागरिक हैं, जो भी वहाँ पे लोग जाते हैं या रहते हैं, उनको यहाँ पे नेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं, ई कॉमर्स जैसी सुविधाएं, ऑनलाइन एजुकेशन या फिर टेली मेडिसिन फैसिलिटीज़, इन सब चीज़ों को एक्सेस करने में बहुत ही ज़्यादा जो है आसानी हो जाएगी। सो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और इस तरीके से कह सकते हैं कि अंडमान भी एटलीस्ट डिजिटली मेनलैंड इंडिया के साथ जुड़ जाता है। इसकी फंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो फंडिंग देने वाला एक फ़ंड है इसमें, जिसका नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड, और ये वाला जो फंड है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर बेसिकली चल रहा है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इम्प्लीमेंटेशन की है BSNL ने, लेकिन साथ में टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पर यहाँ पर टेली कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड बेसिकली काम कर रही है। ठीक है बात। सो फाइनली अगर हम USOF की बात करते हैं, ये एक फ़ंड है, इसको लेके ऑलरेडी UPSC में एक बार सवाल आ भी चुका है कि USOF क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, कब बनाया गया था एंड सो ऑन। सो ये जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। इसकी स्थापना 2002 में की थी और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था 2003 के इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट के तहत। सो जब ये फ़ंड बनाया गया था तब इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं दिया गया था, लेकिन एक साल के बाद इसको यहाँ पर स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। ऑब्जेक्टिव, it enables rural Indians to achieve their fullest potential and participate productively in the development of the nation by virtue of being effectively connected through a reliable and ubiquitous telecommunications network. So जो भी आपके रिमोट इलाके हैं इंडिया भर में, हो सकता है वो कोई रूरल एरिया हो, जैसे इस केस में अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, हो सकता है वो कोई आइलैंड हो, राइट। सो ऐसे केसेस में हो सकता है वो कोई पहाड़ों में इलाका हो सकता है कोई फॉरेस्ट में इलाका हो, ऐसे केसेस में USOF की मदद ली जाती है, जहाँ पे पैसा जो है वो USOF से लाया जाता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सवाल प्रीलिम्स में आने के चांसेस कम हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ कोई और सवाल डेफिनेटली आ सकता है। बट आपको मैं बता दूँ, मेंस के लिए ये वाला टॉपिक बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द प्लेटफॉर्म कॉल्ड ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, और इसका जो उद्देश्य है उसका साफ साफ उद्देश्य है कि इनकम टैक्स के सिम्टम्स में, यानी कि आय कर की प्रणालियों में हमें लानी है बेसिकली पारदर्शिता। जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो सके हम इसमें लाना चाहते हैं, और साथ ही में जो यहाँ पर टैक्स पेयर्स हैं उनको भी हमें यहाँ पे सशक्त बनाना है। सो काफ़ी अच्छा सिस्टम है, ऑब्वियसली डिपेंड करेगा एग्जीक्यूशन के ऊपर। यहाँ पर इसके जो फीचर्स हैं, कुल मिला के फीचर्स 3 है। पहला फीचर है फेसलेस असेसमेंट, दूसरा फीचर है फेसलेस अपील, और तीसरा फीचर है टैक्स पेयर चार्टर। फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील एंड टैक्स पेयर चार्टर। यहाँ पर फेसलेस असेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले फेसलेस का मतलब क्या है कि आपको जो है डायरेक्टली मुलाकात करने की आवश्यकता किसी के साथ नहीं है। अभी तक जो असेसमेंट होती थी इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन डिस्क्रेशन इन्वॉल्व था। ठीक है, इस ह्यूमन डिस्क्रेशन को यहाँ पे बेसिकली एलिमिनेट करने की कोशिश की गई है। कम नहीं, आई एम नॉट सेइंग रिड्यूस, आई एम सेइंग एलिमिनेट। सो इट एम्स टू एलिमिनेट द इंटरफेस बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो यहाँ पे आयकर विभाग है और जो यहाँ पर कर भरने वाला इंसान है टैक्स पेयर, बेसिकली इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस था उसको हमें एलिमिनेट कर देना है, यानी कि कंप्लीट चीज़ को एक तरीके से हम डिजिटल बना देंगे। There will be no need for the taxpayer to visit the income tax office or the officer. So very clearly यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको जो है आयकर विभाग जाना है या फिर आयकर के ऑफिसर से आपको मिलना है, ऐसा कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। The selection of a taxpayer is possible through systems using analytics and artificial intelligence. ठीक है, सो टैक्स पेयर को विभाग में नहीं जाना है, वहीं जो टैक्स कलेक्ट करने वाला ऑफिसर है उसको यहाँ पर टैक्स पेयर को सिलेक्शन अगर करनी है, वो यहाँ पे AI के इस्तेमाल से टैक्स पेयर की सिलेक्शन कर सकता है। इसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पर जो फेस असेसमेंट होती थी वो अब फेसलेस असेसमेंट बन जाएगी। ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं। द सिस्टम अबॉलिशेस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अ टैक्स पेयर मे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सिटी बट द असेसमेंट ऑर्डर रिव्यू एंड द फाइनलाइजेशन विल टेक प्लेस इन डिफरेंट सिटीज़। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई इंसान छत्तीसगढ़ को बिलोंग करता है, सो वहाँ पर उसका असेसमेंट ऑर्डर रिव्यू फाइनलाइजेशन सब कुछ जो है छत्तीसगढ़ में ही होना ज़रूरी है। ये प्रावधान भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि जिस तरीके से GST में हम वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे हैं, पॉसिबल हो सकता है कि आगे जाके इसमें भी हम इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट।
सेकेंड, अगर हम फेसलेस अपील की बात करते हैं, अंडर द सिस्टम अपील्स विल बी रैंडमली अलॉटेड टू एनी ऑफिसर इन द कंट्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या होता था कि अपील्स अलॉट करने वाला भी कोई ना कोई इंसान ही होता था, लेकिन जब रैंडम एलोकेशन हो रही है, सो रैंडम एलोकेशन जो है वो एक कंप्यूटर के द्वारा की जाएगी, और इसमें साथ ही में आइडेंटिटी ऑफ द ऑफिसर डिसाइडिंग द अपील विल ऑल्सो रिमेन अननोन। The taxpayer will also not be required to visit the income tax office or the officer, and the appellate decision will be team based and will also be reviewed. So काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टैक्सपेयर में अगर उसको अपील भी करनी है, उसको आयकर विभाग जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कंप्लीटली जो appellate decision होगा, इट विल बी टीम बेस्ड एंड रिव्यूड। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, जो अल्टीमेट इसका बेसिकली उद्देश्य है वो है ह्यूमन डिस्क्रेशन को किसी तरीके से ख़त्म कर देना। एंड फाइनली जो तीसरी बड़ी अहम चीज़ है, आपने शायद इसको एथिक्स में पढ़ा होगा, दैट इज़ द टैक्स पेयर चार्टर। जो टैक्स पेयर का चार्टर है, दिस आउटलाइंस द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बोथ टैक्स ऑफिसर्स एंड टैक्स पेयर्स। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया और चार्टर में बताया कि आपकी यहाँ पे कर्तव्य क्या है और आपके यहाँ पे अधिकार क्या हैं, ताकि ये डाउट भी लोगों के अंदर से ख़त्म हो जाए। इसके थ्रू हम हर तरह के इंसान को जागरूक कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज स्टेप। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था, माना जा रहा है कि ये पिछली एक सदी का शायद सबसे बड़ा सुधार है जो कि हम इनकम टैक्स में देख सकते हैं। अगले विषय की बात करते हैं। यहाँ पर PMRU को स्थापित किया गया था। आप देख सकते हैं अगस्त 14 की न्यूज़ है। कर्नाटका becomes the 13th state to have a PMRU unit, which is now registered as Karnataka State Price Monitoring Resource Unit Society. PMRUs basically क्या होते हैं? So, a PMRU has been set up in Karnataka under the aegis of NPPA, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers. ठीक है? So, यहाँ पर जो NPPA है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं कि जो NPPA है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर उसको मार्क करते हैं। ये सवाल ऑलरेडी यूपीएससी में एक बार आ चुका है, NPPA किस मंत्रालय के तहत फंक्शन करती है। सो NPPA एक अथॉरिटी है जो कि फार्मास्यूटिकल्स के विभाग के तहत आती है, और फार्मास्यूटिकल का विभाग उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर। क्लियर है बात? सो यहाँ पर आपका PMRU सेटअप किया गया है कर्नाटका में। PMRUs होते क्या है? कर्नाटका पहली स्टेट तो नहीं है। PMRUs क्या होते हैं? ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी की तरह काम करते हैं, विच फंक्शंस अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स। कॉम्पोजिशन में द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एवरी PMRU, बेसिकली इसमें प्रतिनिधि होते हैं, कुछ केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और कुछ यहाँ पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं, और साथ में कुछ और स्टेक होल्डर्स भी होते हैं जिनका इसके साथ कोई संबंध रहता है। NPPA अंडर इट्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम कंज्यूमर अवेयरनेस, पब्लिसिटी एंड प्राइस मॉनिटरिंग, NPPA ने अपनी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम निकाली थी इस नाम से, जिसके तहत उन्होंने PMRUs को सेटअप करना शुरू किया था, और ये ऑलरेडी अभी तक 12 राज्यों या फिर UTs में एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं। यहाँ पर कर्नाटका बना है 13वां राज्य। इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। क्यों? ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बच्चे अक्सर इग्नोर कर देते हैं, बट बिलीव मी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फाइनली टॉकिंग अबाउट NPPA, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 1997 में बनी थी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसका मैंडेट क्या है? टू फिक्स और रिवाइज कंट्रोल्ड बल्क ड्रग प्राइजेस एंड फॉर्मुलेशंस, एनफोर्स प्राइजेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की। ये वाला सवाल भी मैं ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डेफिनेटली इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल डेफिनेटली आएगा। इट इज़ रिलीज बाय नीति आयोग। काफ़ी सिंपल है, प्लीज़ मत भूलिएगा, एंड इस फैक्ट का इस्तेमाल आप आगे जाके मेंस की परीक्षा में भी कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी, अगस्त 26 की न्यूज़ है। इसमें रैंकिंग दी गई है नीति आयोग ने, लेकिन ये अकेले ने इंडेक्स को नहीं निकाला है, इसमें उनको सहयोग मिला है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस का। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने मिल करके नीति आयोग के साथ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 को रिलीज़ किया है। यहाँ पर इट इज़ द फर्स्ट रिपोर्ट विच एग्जामिन्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स, intends to identify challenges and opportunities, enhance the effectiveness of government policies and encourage a facilitative regulatory framework। काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है, देखता है क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, देखता है क्या क्या मौके हैं, ये भी देखता है कि यहाँ पर सरकारी नीतियाँ जो हैं वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव हैं या नहीं हैं। पैरामीटर्स, ध्यान से सुनिएगा, पैरामीटर्स वैसे तो 4 हैं, लेकिन कुछ सब पैरामीटर्स भी हैं। सो दोनों बातें हैं, जो मेन पैरामीटर्स हैं वो 4 हैं, लेकिन आगे जाके कुछ सब पैरामीटर्स भी हैं जो कि आगे जाके 11 सब पैरामीटर्स आते हैं। सो
आपको पहले 4 तो ज़ुबानी याद करने हैं, पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। उसके बाद 11 सब पिलर्स हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड सपोर्ट, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ ओरिएंटेशन। इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना, लेकिन ये 4 पिलर्स को प्लीज़ याद कर लेना। फाइनली अगर हम बात करते हैं रैंकिंग की, जिसके ऊपर सवाल आने के चांसेस बनते हैं, यहाँ पर देखिए रैंकिंग असल में अलग अलग तरीक़ों से दी गई है। एक तो दी गई है ओवरऑल रैंकिंग, सभी राज्यों की रैंकिंग दी गई है। फिर दी गई है कोस्टल स्टेट्स की रैंकिंग, फिर दी गई है लैंडलॉक्ड स्टेट्स की रैंकिंग, फिर दी गई है हिमालयन स्टेट्स की रैंकिंग, फिर दी गई है यूटीज़ की रैंकिंग। सो याद करना है आपको, ओवरऑल में गुजरात टॉप पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। कोस्टल में अगेन क्योंकि तीनों जो है वो कोस्टल हैं, सो गुजरात टॉप पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, तमिलनाडु नंबर 3 पे। इसके बाद लैंडलॉक्ड में राजस्थान टॉप पे है, ठीक है, हिमालयन में उत्तराखंड टॉप पे है और यूटीज़ में दिल्ली टॉप पर है। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ नहीं है, दूसरे नंबर पर गोवा आती है, फिर चंडीगढ़ आती है। सो ये रैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डोंट टेक दिस लाइटली। आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन दिस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इसी नोट पे आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।